डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट शुरू होगी 3 सेकंड बाद। अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के बारे में बताने के लिए सालों तक अमेरिकी अधिकारी एक शॉर्ट हैंड मुहावरे का इस्तेमाल करते रहे। हम वहां अफगान आर्मी को अपनी ही सरकार से लड़ने का प्रशिक्षण देने के लिए हैं और फिर ये मिशन में मिल रही सारी असफलताओं के लिए शॉर्ट हैंड मुहावरे में बदल गया। ये विचार कि अफगानों को नहीं पता कि लड़ा कैसे जाता है। क्या वाकई में ऐसा होता है? अफगानों को लड़ना सीखना मतलब प्रायद्वीपीय इलाकों में रहने वालों को मछली पकड़ना सिखाना है। इस बारे में कभी भी नहीं था कि अफगान सहयोगियों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी, यह हमेशा से भ्रष्ट अमेरिकी समर्थक पश्चिमी समर्थक सरकारों के लिए लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति के बारे में था, जिसे अमेरिका ने काबुल में खड़े होने में मदद की और शुरुआत से छोटी तालिबानी सेनाओं में मजबूत इच्छा शक्ति थी। कट्टर राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के लिए लड़ने के रूप में देखे जाने का लाभ भी उन्हें मिला और विदेशियों से आज़ादी और धर्म, संस्कृति, कानून और राजनीति के आधार के रूप में कट्टरपंथी इस्लाम का संरक्षण मिला। अब आता है मूल और दर्दनाक सवाल कि क्या अमेरिकी मिशन पूरी तरह नाकामयाब रहा? तालिबान से बात शुरू करते हैं। क्या तालिबान फिर से वहीं से शुरू करेगा जैसा 20 साल पहले छोड़कर गया था? अलकायदा को पनाह देने वाला, कट्टर इस्लाम थोपने वाला और महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाला? मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि उन पर अफगानियों को नौकरी देने का दबाव होगा और उन्हें कतर, यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन के देशों से विदेशी मदद और निवेश की ज़रूरत होगी, जिस पर अमेरिका का प्रभाव है। 2001 के बाद का तालिबान ज़्यादा सीखा हुआ और ज़्यादा राजनीतिक संगठन साबित हो रहा है। 2001 में अफगानिस्तान में किसी के पास मोबाइल नहीं था। आज 70% अफगानियों के पास है और अधिकांश के पास इंटरनेट वाले स्मार्टफोन हैं। हालांकि फ़ोन होने का मतलब स्वाभाविक रूप से कुछ भी उदार नहीं है। 2017 में इंटरन्यूज़ के अध्ययन के अनुसार अफगानिस्तान का सोशल मीडिया पहले से ही बदलाव का प्रचार कर रहा था। यह भ्रष्टाचार और अन्याय के मामलों की आलोचना करने का मंच बन गया था, जिन्हें पारंपरिक मीडिया पर तवज्जो नहीं मिली। हो सकता है कि तालिबान ये सब बंद कर दे, या ये भी हो सकता है कि वे ऐसा न कर पाएं। जहां तक बाइडेन टीम का सवाल है, काबुल में उस दिन की सुबह से बुरी सुबह की कल्पना करना मुश्किल है। उचित सुरक्षा और बदलाव की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने में उसकी नाकामयाबी भयावह है, लेकिन अंततः बाइडेन टीम को इस बात से आंका जाएगा कि वह इस सब को कैसे संभालेगी। बाइडेन ने एक दावा किया, जिसे ट्रंप की टीम ने भी साझा किया, कि अगर हम अफगानिस्तान से बाहर होते तो किसी भी आतंकवादी खतरे से निपटने में अमेरिका अधिक सुरक्षित और बेहतर होता। उन्होंने सोमवार दोपहर राष्ट्र के अपने संबोधन में फिर से यही सुझाव दिया। बाइडेन टीम ने कहा कि कब्जे और राष्ट्र निर्माण के माध्यम
से मध्य पूर्व के आतंकवादियों से अमेरिका को सुरक्षित करने का पुराना तरीका अब काम नहीं करता है और इसका एक बेहतर तरीका है। यह हमें यह बताने की ज़रूरत है कि वह तरीका क्या है और सुबह के बाद सुबह इसे साबित करें। हम मानव इतिहास में एक अभूतपूर्व युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां दो बेहद चुनौतीपूर्ण परिवर्तन एक साथ मुंह बाहें हैं, एक प्रौद्योगिकी के माहौल में और दूसरा जलवायु में है। बहुलवाद के बिना न अफ़गानिस्तान और न ही रसातल में जा रहे देश या अमेरिका भी 21वीं सदी को स्वीकार कर पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष की मध्यस्थता में न पड़ने की इच्छा शक्ति पर मुझे सहानुभूति है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच चले झगड़े से मुझे स्पष्ट है कि जब तक हम द्विराष्ट्र समाधान की क्षमता संरक्षित नहीं करते, एक राज्य की वास्तविकता न सिर्फ इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा का ख़त्म कर देगी, बल्कि यह डेमोक्रेटिक पार्टी और अमेरिका के हर यहूदी संगठन तक यहूदी पूजागृहों को नुकसान पहुंचाएगी। हालात बदतर हों इससे पहले अमेरिका ये 5 कदम उठा सकता है। पहला, बाइडेन को अमेरिका फ़िलिस्तीन संबंधों को दोबारा आकार देने के लिए रामलल्लाह में फ़िलिस्तीन प्राधिकरण के लिए राजनयिक मिशन शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्हें पीए के राजनयिक प्रतिनिधि को वाशिंगटन आमंत्रित करना चाहिए, जिसे भविष्य के फ़िलिस्तीन राष्ट्र के संभावित राजदूत की तरह देखा जाए। सिर्फ पूर्वी यरूशलेम ही नहीं, रामलल्लाह में भी राजनयिक मिशन खोलकर बाइडेन ट्रंप द्वारा एक एम्बेसी रखने की गलती सुधार लेंगे। दूसरी, बाइडेन को ट्रंप को योजना के साथ शांति पर बातचीत का प्रस्ताव देना चाहिए। मोटे तौर पर यह प्रस्तावित किया गया था कि इजराइल को वेस्ट बैंक का 30% और फ़िलिस्तीनियों को 70% मिलेगा। साथ ही भूमि की अदला बदली होगी, यरूशलेम के बाहर फ़िलिस्तीनियों की राजधानी होगी। यह योजना हास्यास्पद रूप से इजराइल के पक्ष में एकतरफा थी और फ़िलिस्तीनियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन नेतन्याहू ने इसे स्वीकार कर बातचीत के अंत की जगह प्रभावशाली शुरुआती बिंदु बना दिया। तीसरी, अमेरिका 6 अरब राष्ट्रों बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, यूएई को इजराइल से संबंध सामान्य करने और साथ ही अपने दूतावास तेल अवीव से पश्चिम यरूशलेम ले जाने के लिए प्रस्तावित करें, जिसे सभी देश इजराइल का हिस्सा मानते हैं। इससे इजरायली खुश होंगे। बाइडेन इन राष्ट्रों को आरंभिक फ़िलिस्तीन राज्य के रामलल्लाह में अमेरिकी की तरह दूतावास खोलने के लिए प्रेरित करें। इससे द्विराष्ट्र वास्तविकता मजबूती होगी और इजरायल के लिए इसका विरोध मुश्किल होगा। चौथा, अमेरिका इन अरब देशों को प्रोत्साहित करे कि वे फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को दिया जा रहा अपना वित्तीय समर्थन व्यापक रूप से बढ़ाएं और केवल पीए के माध्यम से आने वाली सहायता पर गाजा के लिए सशर्त मदद करें। वे ऐसा न सीधे हमास के लिए करें और न ही संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से करें। जब तक नेतन्याहू व अब्बास अपनी अपनी इकाइयों का नेतृत्व कर रहे हैं, तब तक द्विराष्ट्र समझौते के समापन की संभावनाएं दूर हैं।
लेकिन कम से कम यह प्रयास आगे जाकर एक ही संभावना को संरक्षित करेंगे। आज यह पहले सही कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, न सिर्फ इजराइल फिलिस्तीनियों के लिए बल्कि कई अमेरिकियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों, यहूदी दुनिया और खुद बाइडेन के लिए भी। समाप्त करें।